आता ह्या एक 2-3 लेक्चर्स मध्ये आपण थोडंसं अप्लाइड पार्ट शिकूया. Okay, we will study applied part of biology in these some lectures. We have already studied some part of basic biology. ओके अब हमें अप्लाइड पार्ट भी करना है क्योंकि आपके जो पेपर होता है यूपीएससी का या फिर एमपीएससी का, उसमें मोस्टली पार्ट ये दोनों के होते हैं. और थोड़ा सा बेसिक भी होता है और थोड़ा सा अप्लाइड भी होता है, तो हमें अप्लाइड पे भी फोकस करना है. अप्लाइड मतलब क्या, जो हमारे आजू बाजू में चालू है, जैसे कि रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, वो थोड़े हमें कवर करने हैं. तो आज हम लोग हेल्थ इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, हेल्थ एंड डिसीजेस. तो मेनली जो हेल्थ केयर सेक्टर होता है उसमें ये फोकस्ड टॉपिक रहते हैं, राइट. अब जैसे कि कोरोना पैंडेमिक आया है, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. द कॉज ऑफ डिसीज इज वायरस. तो ऐसे टाइम पे जहां पे अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि हेल्थ किसे, मतलब हेल्थ ओवरऑल क्या है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और किस वजह से ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं. इसलिए ये टॉपिक्स फोकस्ड है थोड़े से ज्यादा अप्लाइड बायोलॉजी में. ओके तो इसमें का हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे हेल्थ. सो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ. हेल्थ की डेफिनेशन हम कैसे करते हैं. हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. एक इंसान को हम लोग हेल्दी कब बोलते हैं. ओनली फिजिकली फिट है मतलब हेल्दी है, मतलब बीपी डायबिटीज सर्दी खोखला कुछ नहीं है, इसका मतलब वो इंसान हेल्दी है ऐसा नहीं. मेंटल पीस भी जरूरी है. मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड सोशल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो कंसिडरिंग दीज 3 प्राइम फैक्टर्स, हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है. ओके दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय WHO. Do you know the full form of WHO? What is it? WHO. Can you please tell me the full form of WHO? यस करेक्ट. अभी हमने उसके बारे में बहुत सुन भी रहे हम लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पूरे वर्ल्ड की संस्था है, सब सब पे इसका होल्ड है. ओके when people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and brings economic prosperity. तो ये पॉइंट नजर रखते हुए हमारे हिसाब से हेल्थ इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि तभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी और तभी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. जैसे कि हमने अभी देखा कि लोगों की क्या डैमेज हो रहा है, हेल्थ डैमेज हो रही है. कोरोना पैंडेमिक की वजह से हेल्थ डैमेज हो रही है. तो फिर क्या उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है. प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, जीडीपी लेस हो गया है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम होती जा रही है. सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए. क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया. सो इन दैट वे हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. इन दैट वे ऑल्सो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. Health also increases long life and reduces infant and maternal mortality. The good health is maintained by balanced diet, personal hygiene, regular exercise. So now the health is affected by जो diseases होते हैं उनके वो कैसे. जेनेटिक डिसऑर्डर. तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट जेनेटिक, मतलब फैमिली में किसी को है, दादा दादी को है, उनमें से मम्मी पापा में किसी को आ गया और उस उनमें से बच्चे में आ गया. तो ऐसा जिनका ट्रांसमिशन होता है, जिन डिसीजेस का ट्रांसमिशन इस वे से होगा, फैमिली में होगा, जेनेटिकली होगा, वैसे डिसऑर्डर्स को जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं. उसके बाद आता है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन मतलब कैसे, जो डिसीज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ऐसे कुछ पार्टिकल, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ट्रांसमिट होगा, इन्फेक्शियस पार्टिकल से ट्रांसमिट होगा, उन्हें इन्फेक्शियस डिसीजेस बोलते हैं. ओके इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी कोरोना डिसीज विल बी देयर. ऑप्शंस आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस और लाइफस्टाइल, ऐसे 3 है. तो आपका आंसर क्या होगा.
अगर मैंने पूछा कोरोना डिसीज कौन सी कैटेगरी में आता है, लाइफस्टाइल बेस्ड, इन्फेक्शियस या जेनेटिक, please write in the chat box. Correct, it is infectious disease. Why? Because it is caused by a virus. किसी लिविंग एंटिटी से ये डिसीज हो रहा है, इसलिए हमने होगा। इस पे ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी के पेपर में कि इबोला वायरस डिसीज विच कैटेगरी। Okay, so next one is a lifestyle including diet, rest, and exercise. Drug and alcohol abuse also affect our health adversely. तो lifestyle induced मतलब regular exercise, lack of proper diet, इनकी वजह से जो डिसीजेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, बीपी है, या फिर माल न्यूट्रिशन इज ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट। तो ये जो डिसीजेस है ये लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड है। डिसीजेस आर ग्रुप्ड इनटू, सो बेसिक डिसीज का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। हमारे एग्जाम के फोकस से इन्फेक्शियस डिसीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस पे ज्यादा फोकस है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या होते हैं। Diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious diseases. जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होंगे किसी एंटिटी की वजह से, लिविंग एंटिटी की वजह से, उन्हें हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। एंड डिसीजेस विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. So cancer is the non-infectious disease that causes death. ओके, तो कैंसर एक इंसान के साथ बैठने से अगर कैंसर इस पेशेंट के करीब आप गए तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को बुखार है या सर्दी है और उसके हम कांटेक्ट में आ गए तो हमें सर्दी बुखार हो सकता है, राइट? सो दैट इज इन्फेक्शियस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ओके, और एक सवाल पूछना चाहती थी मैं, कोरोना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैंडेमिक? कोरोना पैंडेमिक है ऐसा हम सुनते हैं, कोरोना महामारी है एक, तो ये महामारी, पैंडेमिक, इनका मीनिंग क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पैंडेमिक? Please write something in the chat box. If you know the answer, at least write yes so that I can wait till you type. Pandemic. It's Mukta, it's pandemic. Pandemic means occurring worldwide. Okay, pandemic का मतलब होता है the disease which affects the whole world is declared as pandemic. जैसे कि अभी करेक्ट मल्टीपल कंट्रीज में स्प्रेड हो गया है। कोरोना का कैसे हो गया? हर एक कंट्री में है, कोई भी कंट्री छूटी नहीं है। सो उससे पैंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक, एंडेमिक, ऐसे उसके क्लासेस होते हैं। और जैसा एक पैंडेमिक है वैसे ही एपिडेमिक होता है और वैसे ही एंडेमिक होता है। एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया जो वो डिसीज अक्वायर करता है उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होता है। वी हैव टू स्टडी दैट टू कि पैंडेमिक में कौन से कैटेगराइज्ड डिसीजेस है, एपिडेमिक में कौन से है, एंडेमिक में कौन से है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ हमें वो याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट, कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस। अब हमें फोकस करना है सिर्फ, मैंने जैसे कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्फेक्शियस डिसीज पे फोकस करना है। ये स्लाइड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि नॉन इन्फेक्शियस में लाइफस्टाइल बेस्ड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। जेनेटिक मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होंगे जेनेटिकली बाय ब्लड, ओके, कांटेक्ट से नहीं होंगे, वो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जाते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड, जैसे कि हमने देखे थे डायबिटीज, बीपी। डायबिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ, जेनेटिक फॉर्म भी होता है डायबिटीज का और लाइफस्टाइल बेस्ड भी होता है।
ओके, आपने सुना होगा किसी किसी को बहुत कम उम्र में 16-17 एज में ही डायबिटीज हो जाता है, तो दैट डायबिटीज इज जेनेटिकली इनहेरिटेड, वो लाइफस्टाइल बेस्ड नहीं होता। और जो बुढ़ापे में आता है 60-70 के बाद मेनली, जिसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर डाइट, इसकी वजह से जो डायबिटीज होता है दैट इज लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू इन्फेक्शियस डिसीजेस जो ट्रांसमिट हो रहे हैं एक से दूसरे में। कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, and helminths, etc. could cause diseases in man. तो अब ये सारे क्या लिस्ट दी है? बैक्टीरिया, वायरस, हमने बैक्टीरिया तो देखा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कॉजेस और विच आर हेल्पफुल टू मैन ऑल्सो। वायरसेस, हमें वायरस के बारे में अभी तो बहुत सारा पता है। फंगाई भी उसी कैटेगरी में आता है। तो कुछ फंगाई अच्छे होते हैं, कुछ डिसीज कॉजिंग होते हैं। प्रोटोजुआन, ये भी एक तरह के जंतु है जिनकी वजह से, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है जिनकी वजह से डिसीज होते हैं। सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके, तो जिनकी वजह से डिसीज होगा, ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। ओके, सो ये भी वर्ड हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। पैथोलॉजी जनरेटिंग, जिनकी वजह से कुछ पैथोलॉजिकल सिचुएशन या फिर जो नॉर्मल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशन है वो जनरेट होगी, ऐसे एंटिटी को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज टाइफाइड। हम लोग अब ऐसे तो डिसऑर्डर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा लंबी है। ओके, वो सिर्फ इतने लेक्चर्स में कवर होगी, इतने लेक्चर्स में नहीं होगी, ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सकते। इन्हें भी हमेशा पढ़ते रहना है हमें कि कितने डिसीजेस ऐड हो रहे हैं। हम यहाँ पे कौन से डिसीजेस पे फोकस करेंगे विच आर मोर कॉमन, जिन पे क्वेश्चंस या तो आके गए हैं, या जो डिसीजेस स्पेसिफिकली इंडिया में कॉमन है, जिनका प्रॉब्लम इंडिया में कॉमन है, उनके ही ऊपर आपको क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। तो इसलिए हम लोग वो डिसीजेस पे फोकस करेंगे। So the first one among that list is typhoid. The pathogen that causes this disease is Salmonella typhi. ये एक बैक्टीरिया है। Organs affected, small intestine, migrate to other organs through blood. ये organs affected इतना फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। Method of transmission is important. Contamination of food and water. तो साल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड कॉज करता है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब एक इंसान के से दूसरे इंसान के शरीर में वो कैसे एंटर करता है? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, मतलब एक इंसान का फीसिस से या फिर कहीं से वो जो टाइफॉइड का, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, ये किसी वाटर बॉडी में या फिर फूड में चला गया, और वही अनकुक्ड फूड होगा, अगर अनहेल्दी फूड होगा, बाहर का कहीं का होगा, आपने खा लिया, तो फिर वो उस इंसान को जिसने वो खाया है कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, उसमें वो बैक्टीरिया एंटर करेगा, और इन दैट वे दिस डिसीज विल डेवलप। Okay, so what you have to remember in this is the name of the disease, typhoid. It is caused by Salmonella typhi, which is a bacterium, and the method of transmission is through contaminated food and water. Okay, so the next, these symptoms, the symptoms are not that important for MPSC, UPSC related exams. We will move on to test that is required for this. The typhoid fever could be confirmed by Vidal test. So हमें टेस्ट के डिटेल्स में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि टाइफॉइड डिसीज है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, तो वो टेस्ट का नाम सिर्फ आपको याद रखना होगा कि विडाल टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि टाइफॉइड है। Okay, so this was about typhoid. The next disease that is common is pneumonia. The pathogen that causes pneumonia is Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. तो ये दो बैक्टीरिया के नाम है जो न्यूमोनिया कॉज करते हैं, जिनकी वजह से न्यूमोनिया होता है। ये नाम अब भी आपको याद रखने के लिए थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे,
लेकिन अगर आप इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिख के लेते हो कि ये डिसीज का नाम, और थोड़ा सा भी याद रखोगे, आसान है। जैसे हमने टाइफॉइड के केस में देखा, उसके नाम में आगे टाइफी था। जो डिसीज का नाम है उससे सिमिलर कुछ ना कुछ वर्ड उस बैक्टीरिया के नाम में आता है। तो अगर पूरा नाम भी नहीं याद रहेगा तो चलेगा, आपके सामने मल्टीपल चॉइस है तो ऑप्शंस तो होने वाले हैं पेपर में, तो उन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करते जाना भी आसान हो जाएगा। कि अगर नाम में कुछ टाइफी वगैरह दिख रहा है तो दैट बैक्टीरिया विल बी रिलेटेड ऑफ टू कॉज दैट पर्टिकुलर डिसीज। जैसा इस केस में भी है न्यूमोनिया के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो नाम में ही न्यूमोनिया न्यूमोनिया आ गया है। उसके बाद जो बैक्टीरिया उन्होंने दिया है दैट इज हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन्फ्लुएंजा ये भी आपने सुना होगा, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली सुनाई देता है, इन्फ्लुएंजा। जो वायरल डिसीजेस होते हैं, मतलब सर्दी बुखार या खांसी, ये सारे जो कॉमन कोल्ड जो नॉर्मली कोरोना छोड़ के जो नॉर्मली ठंडी में या बारिश के मौसम में होते हैं, दोज ऑल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, और उस डिसीज को ही इन्फ्लुएंजा ये नाम है। ओके और इस बैक्टीरिया को वो हिमोफिलस इन्फ्लुएंसी नाम दिया है। अब न्यूमोनिया के ट्रांसमिशन मेथड क्या है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब कोई खाक रहा है, कोई छींक रहा है, तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे वो अगर एंटर करते हैं किसी के बॉडी में, लंग्स में जाते हैं, तो उसमें से वो ड्रॉपलेट में से वो बैक्टीरिया जाएगा और डिसीज ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे ये फोकस है कि आपको मेथड ऑफ ट्रांसमिशन भी याद रखना है, क्योंकि अब आप लोग देख सकते हो कि कोरोना के प्रिवेंशन के लिए या फिर कोरोना ना हो जाए इसलिए जो स्ट्रेटेजीज बनाई वो किस बेसिस पे बनानी पड़ी, कि उनका ट्रांसमिशन का मेथड क्या है वो पहले पढ़ना पड़ा। अगर ऐसा होता कि कोरोना स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो हम लोग जो मास्क पहन के घूम रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता उस केस में, राइट तो इसलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है। वो वायरस या वो बैक्टीरिया कैसे एक अफेक्टेड पर्सन के शरीर से दूसरे के शरीर में एंट्री करेगा, ये समझ लेना इस केस में इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया कॉमन है, जो वायरसेस कॉमन है, एटलीस्ट उनका तो सबको पता होना चाहिए कि कैसे ये बैक्टीरिया, कैसे ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। उस पर डिपेंडेंट हम गाइडलाइंस बना सकते हैं कि कैसे हर एक ने प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। ओके सो द नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड विच इज अगेन द नेक्स्ट। अब इसके लिए आपको टेस्ट अगर मैं पूछूंगी तो क्या टेस्ट आप बताओगे? यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट दी नहीं है, लेकिन कहीं से सुना होगा, कुछ पता होगा। तो न्यूमोनिया के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं? हमने टाइफाइड के केस में देखा था, विडाल टेस्ट की थी वहां पे। अगर न्यूमोनिया का टेस्ट करना है तो कॉमनली डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, कौन सी टेस्ट से कंफर्म करते हैं? ब्लड, ओके करेक्ट, चेस्ट एक्सरे, परफेक्ट। यहाँ पे हमें ये फोटो भी दिया है, यहाँ पे चेस्ट का फोटो दिया है, चेस्ट एक्सरे का, राइट तो चेस्ट एक्सरे से पता चल जाता है कि ये ज्यादा इमीडिएट टेस्ट क्या होती है, तो वो चेस्ट एक्सरे है। ओके ब्लड टेस्ट इज अनदर पार्ट which is done, which can be performed, but chest x-ray is confirmatory test for it. Okay, so now the next disease which is common in India and all over the world, rather, common cold, and the pathogen is rhinovirus। और एक पैथोजन है जैसा मैंने पहले बताया था, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये दो पैथोजेंस है which are responsible for common cold, rhinovirus and influenza virus। Method of transmission, direct inhalation of droplets from infected person। ये भी वैसा ही है, सेम डायरेक्ट इनहेलेशन ड्रॉपलेट, अगर कोई किसी को उस वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ऐसा इंसान की छींकने की वजह से,
बात करने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे उसमें से ट्रांसमिशन होगा डिसीज का। नेक्स्ट, थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, बुक्स, कप्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड। ओके, तो मतलब कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, अगर किसी के हाथ पे वो वायरस है, वो हाथ उसने किसी सरफेस पे लगाया और विद इन 10 मिनट्स और 20 मिनट्स इफ अगले इंसान ने आके वहां पे टच किया और वही हाथ उसने अपने नाक, मुंह या फिर आंखों के यहाँ पे कहीं पे लगाया, तो ये वायरस स्प्रेड होता है। इट्स लाइक सेम एज कोरोना वायरस, राइट? हम सरफेसेस डिसइंफेक्ट क्यों कर रहे हैं अभी? क्योंकि कोरोना वायरस का भी ट्रांसमिशन सेम है, आइदर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के इमीडिएट कांटेक्ट में आ गए तो, या फिर किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन ने कहीं पे सरफेस टच किया है और उसी सरफेस को हमसे भी टच हुआ है, तो ये ना हो इसलिए हम सरफेसेस हमेशा डिसइंफेक्ट करते रहते हैं, राइट? ताकि वो उस वे का ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाए। उसके लिए हाथों में ग्लव्स पहनते हैं या फिर मास्क जो यूज करते हैं, हेड कैप्स यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम लोग आ गए तो भी हमारा बचाव होगा, वो ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली हमारे मुंह में नहीं जाएंगे। सो अगर आप कहीं ज्यादा एरिया में जा रहे हो कि जहाँ पे ज्यादा भीड़ में जा रहे हो, तो इट इज ऑलवेज सेफ टू यूज मास्क, हेड कैप्स एज वेल एज गॉगल्स या स्पेक्ट्स, जिनकी वजह से मतलब आई से भी कोई कांटेक्ट नहीं होगा। तो ये राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू है या फिर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू है। द नेक्स्ट वन इज मलेरिया। तो अब ये डिसीज जो है मलेरिया, द पैथोजन दैट कॉजेज डिसीज इज प्लाज्मोडियम। यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। अभी तक जो हमने डिसीजेस पढ़े वो डायरेक्टली, पहला जो था टाइफाइड जो बैक्टीरिया से हो रहा है, दूसरा डिसीज हमने देखा था न्यूमोनिया जो भी बैक्टीरिया से हो रहा है, डायरेक्टली बैक्टीरिया एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में, तो फिर वो होगा। थर्ड कॉमन कोल्ड था, ये जो राइनो वायरस की वजह से या इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होगा, उसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट कांटेक्ट, ये दोनों है। अब जो डिसीज है मलेरिया, द पैथोजन कॉजिंग फॉर द मलेरिया डिसीज इज प्लाज्मोडियम। उसके चार टाइप्स है, वाइवैक्स, मलेरी, ओवेल, फैल्सीपेरम, जिसमें से फैल्सीपेरम इज फेटल, मतलब फैल्सीपेरम में डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर फैल्सीपेरम ये प्लाज्मोडियम से इन्फेक्शन हो गया तो डेथ के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद मेथड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो, दैट इज वेक्टर। ओके, मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसा कॉमनली आपने सुना होगा डेंगू, मलेरिया के बारे में, ये जो डिसीजेस है वो मस्क्यूटो बाइट्स से स्प्रेड होते हैं, राइट? अगर मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया होता है। इज दैट मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया? अगर मलेरिया का रिस्पॉन्सिबल जो मॉस्किटो है, उसके शरीर में, मॉस्किटो के शरीर में अगर प्लाज्मोडियम नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा उस मच्छर के काटने के बाद भी। ओके, सो आपको मलेरिया में दो चीजें याद रखनी है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम एंड द वेक्टर फॉर मलेरिया इज फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। आपको मैं ये नाम दिखाती हूँ, यहाँ पे स्लाइड में है, फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। तो जो मस्क्यूटो हमें, मतलब जो काटते हैं, जो मच्छर काटते हैं, वो सिर्फ प्लाज्मोडियम को एक इंसान के शरीर से दूसरे इंसान में लेके जाने का काम करते हैं। दे इंडिविजुअली डू नॉट कॉज एनी डिसीज। अगर ऐसा कोई मच्छर है जिसने किसी के शरीर से प्लाज्मोडियम नहीं उठाया है, तो वो मच्छर दूसरे के शरीर में प्लाज्मोडियम नहीं डालेगा, वो मलेरिया कॉज नहीं करेगा, वो मलेरिया स्प्रेड नहीं करेगा। ओके, सो हम कैसा बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। ये डिफरेंस समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है
कॉजेटिव एजेंट, और ऑप्शन में आपको प्लाज्मोडियम भी दिया जाता है और फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो भी दिया जाता है। हमें ऐसा पता होता है कि मस्क्यूटो की वजह से मलेरिया होता है, तो हम लोग ऑप्ट करते हैं फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो व्हेन द राइट आंसर इज प्लाज्मोडियम। ओके, ये क्लियर हो गया। जैसा हमने अभी मलेरिया के बारे में देखा, सेम इज फॉर डेंगू। ओके, तो आपको पता है डेंगू का कॉजेटिव एजेंट कौन है? डेंगू का जो मच्छर हमें काटता है, इज दैट कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू और देयर इज समथिंग एल्स? डेंगू का भी ऐसा ही है। डेंगू वायरस से कॉजेटिव एजेंट उसका वायरस है, डेंगू का वायरस होता है, और मस्क्यूटो की वजह से सिर्फ डेंगू एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस, और इन ह्यूमंस इन इंडिया, इन पे आपको फोकस करना है जिनके कॉजेटिव एजेंट या तो प्लाज्मोडियम या वायरस है, और जिनके स्प्रेडिंग एजेंट, जिनकी वजह से स्प्रेड हो रहा है, वो मस्क्यूटोज है। ये याद रखना है स्पेसिफिकली। जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और वहां पे चांसेस होते हैं कि कंफ्यूज होने के, क्योंकि हमने हर बार यही सुनते हैं हम लोग, राइट, कि मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है या डेंगू फैलता है, इसलिए हम लोग पानी कहीं पे नहीं जमा करना है, या जो कुछ प्रिवेंशन लेना है हमें, वो मच्छर ना आए घर में, इसलिए हम लोग लेते हैं। तो इसके लिए ये कॉमनली हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं बाबा, मच्छर से मलेरिया फैलता है। पर ऐसा नहीं है, उसका कॉजेटिव फैलता मच्छर से ही है, लेकिन कॉजेटिव एजेंट उसका अलग है। ओके, ये सब लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट नेक्स्ट डिसीज विच इज कॉमन इज अमीबायासिस और अमीबिक डिसेंट्री। द पैथोजन कॉजिंग दिस इज एंटामीबा। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया अमीबायासिस इज कॉज्ड बाय, तो आपको याद होगा कि इसके नाम में, पैथोजन के नाम में कहीं ना कहीं पे अमीबा का जिक्र हुआ है। तो फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजुअन पैरासाइट है। हमने अभी तक कौन कौन से देखे थे? एक पहले बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, अब यहाँ पे क्या आ गया? प्रोटोजुअन आ गया। वो बीच में प्लाज्मोडियम था मलेरिया का, वो भी प्रोटोजुअन था। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई एक्ट्स एज अ मैकेनिकल कैरियर। ये एक है हाउस फ्लाई, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो काटते नहीं है, जो काटते नहीं है, ऐसे मच्छर आते हैं ना घर में, वो जो मतलब अगर बाहर के फूड पे हम लोग देखते हैं बहुत बार बैठे हुए होते हैं। सो दीज आर द कॉजेटिव एजेंट्स, और दीज आर द एजेंट्स और वेक्टर्स फॉर दिस डिसीज। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड विथ फीकल मैटर, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर जैसे टाइफाइड के केस में था, वैसे ही अमीबायासिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। Okay, so the next disease is Ascariasis. The pathogen causing this disease, Ascariasis, is Ascaris lumbricoides. It is a nematode. यहाँ पे ये जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, अगर आपको याद है 10th तक हम फाइलम पढ़ते हैं, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमैलिया, उसके अंदर बहुत सारे फाइला होते हैं, उसमें एक फाइलम है निमेटोड, जिसकी वजह से अस्केरियासिस होता है। और यहाँ पे आपको निमेटोड और अस्केरियासिस ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, क्योंकि पैथोजन में अस्केरिस तो नाम आ जाएगा डायरेक्टली, अगर ऑप्शन में आया तो अच्छा ही है, नहीं आया तो वहां पे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है दैट अस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय, और ऑप्शंस में आएगा वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या निमेटोड, देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर निमेटोड। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना है, अस्केरियासिस निमेटोड। अस्केरियासिस हम मराठी में जंत बोलते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर दिस, बट मराठी में जंत, जो बच्चों में बहुत सारे बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी मिट्टी में कहीं पे भी हाथ डालते हैं और खा लेते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में प्रिवेलेंस ज्यादा रहता है इस डिसीज का, अस्केरियासिस का।
मेथड ऑफ ट्रांसमिशन सेम, कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कुछ धो के नहीं खाया, कहीं से कंटेमिनेट होके आया है तो दैट एंटर्स द बॉडी, एंड दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एस्केरियासिस. The next one is filariasis और elephantitis. As the name suggests, इंसान के हाथ पांव इतने बड़े हो जाते हैं जैसे कि एलिफेंट के हो जाए. So that is caused by Wuchereria. It's a pathogen and again it is also a nematode parasite. जैसे एस्केरियासिस था वैसे ये भी एक निमेटोड वुशेरिया की वजह से कॉज होता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज है एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू कि फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वुशेरेरिया and the method of transmission is biting of infected female Culex mosquito. ओके तो इसका भी ट्रांसमिशन, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. मलेरिया फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो, फिलारियासिस फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो. ओके तो बेसिक अब कॉजेटिव एजेंट इसमें भी वुशेरेरिया है जो कि एक निमेटोड है, और स्प्रेड करने के लिए ट्रांसमिशन में कौन पार्ट ले रहा है, तो दैट फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो is taking part in transmission of that particular disease. Next common is ringworms. It is caused by microsporum. आप इतने नाम याद नहीं रखे तो भी चलेगा, but you have to remember this that ringworms is caused by fungus. Fungus responsible है ringworm के लिए. And the method of transmission acquired from the soil using towel, clothes or even comb of infected individual. तो फंगल डिसीजेस मोस्टली कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं. ऐसे वाले जो कॉमन टॉवेल्स या फिर हेयर कॉम यूज किया उसमें वो फंगल स्पोर्स चले गए हैं तो वो दूसरे के शरीर में जाएंगे, और ऐसे रिंगवर्म स्प्रेड होता है थ्रू फंगस. तो हमने फंगस से रिलेटेड सिर्फ आज एक ही डिसीज देखा है, दैट इज रिंगवर्म. बाकी के जो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस थे पहले दो बैक्टीरिया के थे, वायरस के थे, निमेटोड्स के वजह से स्प्रेड होने वाले थे, और ये अभी हमने फंगस रिलेटेड देखा. ओके सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. तो ये हमें पता होता है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन. जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है वो हमने देखा कि उनका कुछ ना कुछ कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, ड्रॉपलेट्स, तो पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन किया तो दीज डिसीजेस विल बी अंडर कंट्रोल. पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, vegetables, fruits, keeping the body clean. Public hygiene includes proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning of water reservoirs, pools, etc. Avoiding close contact with the infected persons, जो हम लोग अभी बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं लेकिन इसके पहले हम लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे. अभी ड्रास्टिकली ये सब कुछ होने लगा है. ये सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो अब कितने ज्यादा लिए जाते हैं, राइट. इफ यू इमेजिन द लास्ट अक्टूबर 2019, क्या हम लोग ये सब फॉलो करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा कुछ देखा ही नहीं जाता था. हम कहाँ से खा रहे हैं, हम कितने लोगों के कांटेक्ट में दिन में आते हैं, हम लोग घर पे आके नहाते हैं या नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा था. लेकिन कितना बड़ा चेंज हो गया विद इन द स्पैन ऑफ जस्ट 1 ईयर. अगर हमने अक्टूबर 19 टू अक्टूबर 21, ईयर भी नहीं, हमने अप्रैल से ही शुरू कर दिया, राइट. सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट द पर्सनल हाइजीन, close contact, to avoid close contact with the infected person for vector-borne diseases, controlling vectors and the breeding places. Okay, this is important. मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट भले ही प्लाज्मोडियम है, हम लोग प्लाज्मोडियम को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, उसके वेक्टर का कंट्रोल करना है. ये उसका ऑप्शन है. इसलिए हम लोग घर में मच्छरदानी का या घर में पानी ना ज्यादा भर जाए इसकी फिक्र क्यों करते हैं, ताकि हमें जो वेक्टर बोर्न डिसीजेस है उनका मेजर प्रिवेंटिव कंट्रोल यही है कि हम लोग उस वेक्टर को ही हमारे घर में या हमारे बॉडी में एंटर नहीं होने देंगे.
तो इसमें ये सारे आते हैं, अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज, यूज ऑफ मस्क्यूटो नेट्स, विंडो एंड डोर्स मस्ट बी फिटेड विथ वायर मैश ताकि मस्क्यूटो अंदर एंटर ही ना कर पाए. All these precautions are useful for vector-borne diseases like dengue, chikungunya, malaria, filaria, etc. तो ये जो चार हमने अभी देखे, यही वो मेजर डिसीजेस है जिन पे बहुत सारा फोकस रहता है. डेंगू विच इज कॉज्ड बाय वायरस, चिकनगुनिया अगेन वायरस, मलेरिया प्लाज्मोडियम, फिलेरियल निमेटोड, ये कॉजेटिव एजेंट्स है. और सारे स्प्रेड जो होते हैं वो वेक्टर से होते हैं, इसलिए दीज डिसीजेस आर नोन एज वेक्टर बोर्न डिसीजेस, जो वेक्टर के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं. ओके, तो हम लोग इस पे एक छोटा सा एक्सरसाइज का पार्ट कर लेते हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, हमें ये डिसीज कॉजिंग एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है अभी. तो बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स. अब आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, जो अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जो बहुत सारे पुराने स्पीशीज है, वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं. अ माइन्यूस्क्यूल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज वेल इन वेरिड एनवायरमेंट्स. किसी भी एनवायरमेंट में बैक्टीरिया रह सकते हैं. They can live inside soil, in the ocean, and inside the human bowel. They can be differentiated by their shape, the nature of their cell walls, and genetic differences. The bacteria multiply by a process called binary fission. तो ये जो बैक्टीरिया नाम की चीज है वो बेनिफिशियल भी है ह्यूमंस के लिए और हार्मफुल भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजेस होते हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू ही ट्रांसमिट हो रहे हैं. राइट, तो इसलिए ये बैक्टीरिया ओवरऑल हमें इनसे थोड़ा बच के रहना है. ऐसे हमें अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे डिसीजेस दिए हैं. ये टेबल आप थोड़ा फोकस करके देखिए. कॉलेरा, विब्रियो कोलेरी इज द बैक्टीरियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज. आप चाहे तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए ताकि आपके पास रहेगा. कॉलेरा, विब्रियो कोलेरी इस बैक्टीरिया से स्प्रेड हो रहा है. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फूड एंड वाटर. लेप्रेसी, लेप्रेसी इट इज ऑल्सो स्प्रेड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री. इसमें भी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि लेप्रेसी का ऐसा नाम है तो उसके स्पीशीज के नाम में भी लेप्री आ गया. लेकिन माइकोबैक्टीरियम ऐसा भी सिर्फ नाम करके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय लेप्री कहीं पे नहीं लिखा होगा, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ऐसा लिखा होगा, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम के दो ही स्पीशीज है जो डिसीज कॉजिंग है, और वो एक लेप्रेसी है और एक टीबी के लिए है. टीबी का आगे नाम है, तब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ उसका. लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री. उसके बाद प्लेग. प्लेग इसका भी आप लोगों को पता होगा कि इसका भी एक साथ आके गया है, मतलब बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में. तो प्लेग इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया येरसिनिया पेस्टिस. ओके, अब हमने क्या सुना है प्लेग के बारे में, और कुछ इंफॉर्मेशन है प्लेग के बारे में, और कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? इज देयर एनीथिंग मोर टू ऐड अबाउट प्लेग? प्लीज राइट दैट इन द चैट बॉक्स. स्प्रेड कैसे हो रहा था प्लेग? प्लेग का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहीं पे याद है, कहीं पे पढ़ा है आपने कभी?
नहीं, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जैसा कि मलेरिया किसी मस्क्यूटो से स्प्रेड हो रहा है। एनिमल, पर्टिकुलरली विच एनिमल? नो, इंसेक्ट नो, इंसेक्ट से नहीं हो रहा था। एनिमल्स इज करेक्ट, वेरी गुड। रैट, इन्फेक्टेड रैट, ऐसे रैट्स जिनमें यर्सिनिया पेस्टिस है, वो रैट्स अगर घर में घुस गए और कहीं पे कुछ हो गया तो फिर प्लेग हो रहा था। ओके, सो द रैट वाज वेक्टर and the causative agent was Yersinia pestis. The next is pneumonia, which is हमने देखा है pneumonia के बारे में, it is caused by streptococcus pneumoniae. The next one is tetanus, it is caused by Clostridium tetani. टिटेनी के लिए कौन सा प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं, आपको पता है? टिटेनस ना हो इसके लिए क्या प्रिवेंशन यूज करते हैं? कहीं पे अगर किसी आयरन की वगैरह टूटी हुई चीज आपके पैर को लगी, हाथ को लगी, तो व्हाट डज द डॉक्टर डू? फर्स्ट स्टेप पहला क्या करते हैं? करेक्ट, टिटेनस का वैक्सीन। इज दिस अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वैक्सीन, टीटीसीवी? तो पहले टिटेनस का वैक्सीन दिया जाता है ताकि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी ग्रो ना हो और टिटेनस का इन्फेक्शन होके टिटेनस कॉज डिसीज कॉज ना हो। राइट। नेक्स्ट, ट्यूबरक्यूलोसिस, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम के ये दो सबसे ज्यादा फोकस्ड डिसीजेस है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इनकी वजह से लेप्रेसी और ट्यूबरक्यूलोसिस होते हैं, ये आपको याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम के दो मेजर डिसीजेस, लेप्रेसी एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। टाइफाइड हमने देखा, साल्मोनेला टाइफी, whooping cough, Bordetella pertussis. Okay, so now virus. The virus is a tiny infectious agent that duplicates only in. ये वायरस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। जो बाकी के बैक्टीरिया है वो सॉइल में खुद को रेप्लिकेट करता है। बैक्टीरिया खुद के खुद ग्रोथ और रेप्लिकेशन सॉइल में भी करता है, लेकिन वायरस सॉइल में थोड़े स्पैन के लिए जिंदा रहेगा, बट दैट डजंट रेप्लिकेट इन सॉइल। उससे किसी होस्ट की जरूरत होती है, मतलब किसी के अंदर जाके ही वो रेप्लिकेट होता है। These are diverse in nature and can infect animals, plants and microorganisms. ये सबको, मतलब प्लांट के वायरसेस होते हैं, एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, प्लांट्स वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, मतलब वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। एंड आर ट्रांसमिटेड बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। तो उनका ट्रांसमिशन जो है वो किसी बायोलॉजिकल वेक्टर से ही होगा। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए जीनोम इनसाइड अ प्रोटीन शेल नोन एज द कैप्सिड। ओके, तो उसके शरीर में मतलब बहुत सारी, एक पूरी सेल भी नहीं होती। हमने जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल देखा ना, उसका उसमें सेल भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन का कोट है और या तो डीएनए है या तो आरएनए है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। सो some viruses have an internal or external membrane covering. It lacks enzymes essential for energy production. उनके पास खुद का कुछ नहीं होता। So AIDS is caused by HIV, that is human immunodeficiency virus. चिकन पॉक्स, इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये भी याद रखना है, चिकन पॉक्स का वायरस भी कॉमन है। नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड हमने देखा, राइनो वायरस। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस मैंने बताया था आपको पहले कि उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू मस्क्यूटो, बट द डिसीज कॉजिंग एजेंट इज चिकनगुनिया वायरस। डेंगू फीवर, कॉजेटिव एजेंट इज डेंगू वायरस। एंड द ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन होता है, दैट इज मस्क्यूटो।
इबोला, इबोला वायरस, फुट एंड माउथ, द फुट एंड माउथ डिसीज वायरस, उनके मतलब जो डिसीज का नाम है वही वायरस का भी नाम है, इसलिए यहाँ पे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस के भी 3 वायरसेस के फॉर्म्स होते हैं, A B C, हर एक के लिए एक, मतलब ए डिसीज ए वायरस से, बी से ऐसा। मीजल्स, मीजल वायरस, मर्स, कोरोना वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, हमने अभी भी पढ़ा होगा, मर्स अब भी जो स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये सारी सब कुछ हो गया है। डू यू नो दैट नेम? अभी हमने देखा मर्स को, COV ऐसा यहाँ पे है, राइट, मर्स और कोरोना वायरस ऐसा दिया है इन्होंने। MERS, अब भी जो हो रहा है, जो तबाही अभी मची है, क्या वो मर्स का स्ट्रेन है, MERS है, या फिर कुछ और लिख के आता है? कहीं पे देखा होगा बाय चांस, तो पेपर में पढ़ा होगा। कुछ याद आ रहा है कि एक मर्स मतलब मर्स पॉजिटिव स्ट्रेन है, और जो अभी जिसपे हम लोग अभी इतना फोकस्ड है, कोरोना वायरस, ये तो पुराने स्लाइड्स है, इनमें भी कोरोना वायरस का जिक्र है, मतलब वो पहले से ही था, तो अभी इतना हंगामा क्यों मचा है? पढ़ा है, जैसे अभी वहां पे MERS था, वैसे ये COVID-19 या फिर जो कोरोना अभी आया है, इसलिए लोग बोलते हैं कि उसे कोरोना बोलने से, जो अभी जिस वायरस की जिक्र किया जाता है उसे कोरोना से अच्छा COVID-19 बोलो, क्योंकि कोरोना तो पहले से है, नहीं मर्स तो अभी उसमें था, जो अब भी डिसीज कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से अभी इतना सब कुछ हो रहा है। किसी के आपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देखी होगी, न्यूज में बहुत बार बताते हैं, अभी जो है वो सार्स COVID-19 है। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस ऑल्सो, आपको इस सब में भी फोकस रखना है कि अब कोरोना पे तो, अगर 2-3 साल में कुछ UPSC आती है तो कोरोना पे बेस्ड एक ना एक तो क्वेश्चन आने ही वाला है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा ये तब तक, राइट। तो कौन सा स्ट्रेन आया था उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको करके लेनी चाहिए। ओके, सो द करंट, इन करंट सिचुएशन दैट इज सार्स कोव। आपने अगर किसी का मतलब कोरोना की टेस्ट का रिपोर्ट देखा होगा तो उसपे भी SARS, ये सेम सिंबल है कोविड के लिए, वो कोरोना वायरस के लिए है, COV, नॉट डिटेक्टेड ऐसा आता है, या डिटेक्टेड जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंडेंट। मम्स, मम्स वायरस, रेबीज, रेबीज वायरस, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। ओके, अब रेबीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? रेबीज किससे ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड कैसे होता है? रेबीज का इंजेक्शन कब दिया जाता है यूजुअली? करेक्ट, so the dog is responsible for the transmission of the disease. Perfect. Next is protozoa. The protozoa are varied cluster of unicellular eukaryotic organisms which consume bacteria and other food sources. The diseases caused by protozoa are life threatening and dangerous. तो हमने देखा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, वायरस में कुछ सेल ही नहीं है, और जो प्रोटोजोआ है दोज आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। द डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ आर लाइफ थ्रेटनिंग एंड डेंजरस। अमीबिक डिसेंट्री हमने देखा, अमीबिक डिसेंट्री के बारे में, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, काला आजार, इट इज कॉज्ड बाय लाइशमेनिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम, और स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोजोमा ब्रूसी। ये जो 4 है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं ज्यादा, तो इसलिए ये भी याद रखिए, ये 9th के CBSE टेक्स्ट बुक में भी होते हैं। हमें जब UPSC के पढ़ाई के टाइम हमें फोकस क्या करना पड़ता है, 9th 10th, 8th 9th 10th के NCERT बुक्स, तो वो CBSE बुक में ये सारे डिसीजेस की लिस्ट है जो हमने अभी देखी थी, बैक्टीरिया के कौन से है, वायरस के कौन से, और प्रोटोजोआ के मेन डिसीजेस कौन से हैं। ओके, तो ये आ गए अमीबिक डिसेंट्री, एंटामीबा, काला आजार, लाइशमेनिया,
मलेरिया, प्लाज्मोडियम, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। ओके, अगर मैं आपको अभी पूछती हूँ कि मलेरिया का कौन सा स्ट्रेन ज्यादा हार्मफुल है या फेटल डिसीज किसकी वजह से होता है, चार ऑप्शंस में आपको देती हूँ: ओवेल, वाइवैक्स, फैल्सीपेरम, पैरासाइट। इन चार में से कौन सा ज्यादा डेंजरस है या फिर फेटल है? आई विल राइट देम फॉर यू। फेटल डिसीज किसकी वजह से होता है इन चारों में से? नहीं, अविनाशी, पैरासाइट नहीं है। हमने जो पहले प्रेजेंटेशन देखा था उसमें था कि कौन सा उसका पर्टिकुलर स्ट्रेन प्लाज्मोडियम का फेटल होता है। करेक्ट, वेरी गुड मुक्ता, फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम कॉजेज फेटल डिसीज। बाकी के जो है उनकी वजह से मलेरिया ही होगा, लेकिन थोड़ा कम फॉर्म में। जैसा हमने अभी देखा कि मर्स कोविड भी है, मर्स कोरोना भी है, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। उसका ट्रांसमिशन, उसका जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो ह्यूमन के बॉडी में एंटर करने के बाद उसके जो सिम्टम्स है, वो मर्स के इतने ज्यादा नहीं थे, इसलिए इट वाज लेस फोकस्ड। बट नाउ ऑल द फोकस इज ओनली दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ द वायरस। ओके, सो नाउ जो पहले आ चुके हैं वैसे थोड़े एग्जांपल्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? Viruses lack enzymes necessary for the generation of energy, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। Viruses can be cultured in any synthetic medium, मतलब कहीं पे भी वो ग्रो कर सकते हैं हम लोग। Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only, एंड आपको सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस, तो इसमें आंसर भी दिख गया। तो पहला है फर्स्ट ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या 1 2 3 ऑल आर करेक्ट? कौन सा है, कौन से करेक्ट ऑप्शंस है? ये जो चार ऑप्शंस आपके सामने थे इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन से है? वहां पे दिया है उन्होंने आंसर सी, मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वायरसेस को हम सिंथेटिक मीडियम में नहीं ग्रो कर सकते, हमें होस्ट का ब्लड या फिर जहां पे वो वायरस प्रेजेंट है ऐसा कुछ करना पड़ता है। ओके, वायरस का कल्चर हम लोग सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देके बैक्टीरिया जैसा नहीं कर सकते, इतना ही याद रखिए इसमें। नेक्स्ट, recently foot and mouth disease was in the news. The foot and mouth disease is caused by बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ या फंगाई? फूट एंड माउथ डिसीज किसकी वजह से कॉज होता है? चैट बॉक्स में पूरा लिख दीजिए, वायरस है या फंगस है या क्या है? फूट एंड माउथ, बैक्टीरिया, फंगस। वेरी गुड तनुश्री, वायरस इज द करेक्ट आंसर। नाउ आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन। Ascariasis is caused by virus, bacteria, fungus, nematode. Ascariasis is caused by virus, fungus, bacteria या nematode? Please write your answer in the chat box. Ascariasis किसकी वजह से होता है? Ascariasis याद है हमने बोला जंत, मराठी में वो जो बच्चों में ज्यादा प्रिवेलेंट है, वो किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स। ओके, ऑप्शंस में पैरासाइट नहीं दिया था मैंने, निमेटोड बोला था। सो योर आंसर शुड बी निमेटोड। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस यू हैव टू राइट द आंसर निमेटोड।
ओके, वेरी गुड। तो ये डिसीजेस के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जो नए नए डिसीजेस मतलब जो इमर्जिंग है, जिन पे ज्यादा फोकस है, ऐसे नए डिसीज ढूंढ के हमें उन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में आपके लिए ये होमवर्क होगा कि आपको पांच कुछ ऐसे डिसीज चुन के लाने हैं जो नए हैं या फिर पिछले 5-10 सालों में आए हैं। ओके, आई विल ऑल्सो फाइंड सम डिसीजेस लाइक दैट। ऑल ऑफ यू हैव टू सर्च फॉर सच डिसीजेस, और उनकी हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और उसका इंडिया का प्रिवलेंस क्या है। ओके, वेरी गुड। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड बाय।